I am with you and our today's topic is applications of resonance. फ्रेंड्स, आज हमने जो ये टॉपिक लिया है, ये जो हमने प्रीवियस जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी वीडियोस हैं उन सब का एक्सट्रैक्शन है। सबका हमने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, जूस निकाल लिया है। और हमने इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया, रेजोनेंस के रूल और रेजोनेंस डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें रेजोनेंस और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस की क्वेश्चंस नहीं आते हों। अगर आईआईटी की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। नीट में भी 3 to 4 क्वेश्चंस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ जाते हैं। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो टीचिंग में जा रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जनरली ऐसा पेपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उनमें ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है आई कैन से कि इसमें इस टॉपिक से अगर 3 से 4 क्वेश्चंस नहीं आते हो। तो ये एक तरह से जितने भी हमने अभी तक जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उन सब का एक तरह से मैंने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, जूस निकाल लिया है। तो आइए इस जूस का मजा लेते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और कोरोना से लड़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया रेजोनेंस और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ जीएसटी। इसमें रेजोनेंस भी आ जाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत हाइपर कंजुगेशन भी आ जाएगा। हाइपर कंजुगेशन कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट तो नहीं है, इजिली 2-3 लाइन में या 10 मिनट में आप आराम से हाइपर कंजुगेशन को कर सकते हैं। लेकिन इन सब का कम्युलेटिव इफेक्ट्स हम देखेंगे किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल को किस तरह से इंपैक्ट करता है। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए जीएसटी एप्लीकेशन। सबसे पहले मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख लिया है प्लस आर और माइनस आर का ऑर्डर, प्लस एंड मीसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट का ऑर्डर। कौन कौन से ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, कौन से ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि माइनस आर माइनस एन या प्लस एन और प्लस आर का मीन्स क्या है, ये कहां पे यूज होते हैं और इनको प्लस और माइनस क्यों कहा गया है। स्टूडेंट्स, आप देखिए बेंजीन रिंग है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कोई भी ग्रुप अटैच है इनमें से, या तो प्लस आर वाला ग्रुप अटैच होगा या फिर वो माइनस आर वाला ग्रुप अटैच होगा। इनको प्लस और माइनस क्यों कहा गया है और उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है। और ये बहुत ज्यादा काम आता है जब हम किसी भी रिएक्शंस की रिएक्टिविटी को देख रहे होते हैं कि कहां पे एक पर्टिकुलर कोई रिएक्शन है, रिएक्शन का मैकेनिज्म है, किस ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होने वाला है। तो देखते हैं, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द रिंग है, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग है, टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे प्लस आर और प्लस एम ग्रुप। मीन्स जनरली these groups activates the benzene towards the electrophilic substitution reactions. Okay? तो ऐसा ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द बेंजीन है, ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे प्लस आर और प्लस एम ग्रुप्स। ओके, ऐसे ग्रुप्स का ये इंपैक्ट होता है। ऐसा कोई ग्रुप जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्रुप है, मींस अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से ग्रुप की ओर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम बोलेंगे माइनस आर ग्रुप। तो यहां पे मैंने कैटेगराइज किया है प्लस आर और माइनस आर ग्रुप्स को। किसमें ऐसे कौन से ग्रुप हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग होता है और ऐसे कौन से ग्रुप हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग और टुवर्ड्स द ग्रुप होता है। Electrons are delocalized towards the ring or away from the ring. Let us say ये देखिए प्लस आर और प्लस एम ऑर्डर है, इसमें O माइनस NH2 NHR OR, ये आपका एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ये आपका एस्टर नहीं है, ये अलग ग्रुप है, ध्यान रखना। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये और ये बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है, एक तरह से एसिड ग्रुप है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, एसिड भी नहीं बोल सकते हम इसको। दिस इज फिनाइल और दीज आर हेलोजेंस। ओके, ऐसे माइनस आर और माइनस एम के ग्रुप यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। NO2 है, Cl है, SO3H है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं आपके, एसिड के डेरिवेटिव्स और एसिड्स हैं। उसके अलावा कुछ और ग्रुप्स में जो हम जैसे CF3 है, CCl3 है, इस तरह के ग्रुप्स भी होते हैं जिनका भी माइनस आर।
हाइपर कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, -R तो नहीं बोल सकते उनका, लेकिन -H इफेक्ट बोल सकते हैं, -H हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हैं। तो इन ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है और इनका हम कहां पे यूज करेंगे? सबसे पहले इनका जो यूज होता है वो होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर को या फिर किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करने के लिए। ये जितने भी ग्रुप हैं आप ध्यान से देखें, अगर इन ग्रुप में सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है, जो एटम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है या लॉन पेयर अवेलेबल है। तो अगर किसी एटम के ऊपर लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है और बेंजीन रिंग के साथ वो डायरेक्टली अटैच है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स द रिंग। ओके, ये ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे आपको पता है हैलोजेंस हैं, इनके पास लॉन पेयर होते हैं और इन ग्रुप के पास भी आपको दिख रहा है लॉन पेयर है। ओके, ये ऐसे ग्रुप हैं जिसमें ऐसा एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच है जो फर्दर आगे किसी मल्टीपल बॉन्डेड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। इस केस में जो एटम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है वो फर्दर आगे किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। तो अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू डिस्प्लेस्ड और डीलोकलाइज्ड फ्रॉम बेंजीन रिंग टू द ग्रुप टुवर्ड्स द ग्रुप और अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग वी कैन से। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक एक छोटा छोटा समझने के लिए। सपोज ये अपना बेंजीन रिंग है और इसके साथ कोई भी इनमें से अटैच है, सपोज ये NH2 अटैच है, ये आपका इसके ऊपर लॉन पेयर है। ओके, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो यहां पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। प्रीवियस स्लाइड में आप प्रीवियस जो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का डीलोकलाइजेशन का डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इस तरह से आगे फिर रेजोनेंस चलता रहेगा। यानी अगर ये ग्रुप, इनमें से कोई भी ग्रुप अगर अटैच है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स द रिंग, और ऐसे ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है बेंजीन रिंग पे, इसलिए ऐसे ग्रुप जनरली कैसे होते हैं, ऑर्थ एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स भी इनको बोला जाता है, और दे एक्टिवेटेड द बेंजीन रिंग। ओके, इस तरह से अगर हम इन ग्रुप्स की बात करें, सपोज ऐसा है कोई, और सपोज मान लेते हैं यहां पे कोई कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप का इंपैक्ट क्या होगा? यहां भी रेजोनेंस पॉसिबल है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस पॉसिबल है, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का डायरेक्शन रहेगा वो अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग रहेगा, टुवर्ड्स द ग्रुप रहेगा। कैसे? बिकॉज ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस वजह से यहां पे कॉन्जुगेशन है, इसलिए यहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग और वी कैन से टुवर्ड्स द ग्रुप। आगे जो कंडीशन बनेगी इसमें वो ये बनेगी, ऑक्सीजन के ऊपर यहां से इलेक्ट्रॉन इसने पुल कर लिए तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मूव कर गए तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके डीलोकलाइज हो गए तो यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आपको पता है प्लस सिंगल डबल, इस तरह से यहां पे क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ये रेजोनेंस में आ जाएगा, आगे से आगे स्ट्रक्चर्स बनती चली जाएंगी। बच्चों बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को इन ग्रुप्स को याद रखने की, इतने सारे ग्रुप हैं, इसका ऑर्डर है, हम इनको याद कैसे रखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि इसका प्लस m इफेक्ट होने वाला है, इसका माइनस m इफेक्ट होने वाला है। इसके लिए छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप इजिली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, इनको गौर से देखो, इनको इसको छोड़ दीजिए एक बार, इसको ओके। बाकी आप सब देखेंगे कि सारे के सारे जो है उनमें सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ये एक्सेप्शन है, ये अलग चीज है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना आप। बाकी सब में क्या है, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है। ओके, इनको आप देखते हो तो जो एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है वो आगे किसी डबल बॉन्डेड एटम के साथ, जो मल्टीपल बॉन्डेड एटम के साथ अटैच है। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ गए, लेकिन इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं आया। ओके, तो माइनस
आर और माइनस एम वाले ग्रुप में जनरली आगे क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड अगर आगे है उस एटम के साथ जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो जनरली क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिव होते हैं। आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मेटा डायरेक्टिव माइनस आर इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो इनका प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट होगा, एक्सेप्ट दिस वन। ओके, तो ये आपको इजीली ऑर्डर याद हो गया कि ये सारे के सारे इनमें कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड है, आगे इनमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, बाकी सब ठीक है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपना जीओसी का एप्लीकेशन। अब जीओसी डिस्कस करने के बाद जो हमने एक्सट्रैक्ट इसका निकाला है, जो हमने इतना सारा स्टडी किया है अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अगर कंटिन्यूअस, अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर के और कंटिन्यूअस आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप इजीली जीओसी के क्वेश्चंस आराम से कर देंगे बिना कोई टेंशन के, बिना कोई मिस्टेक के, और डेफिनेटली आपको 3 to 4 क्वेश्चंस का एडवांटेज आपको अदर स्टूडेंट्स से मिलने वाला है। तो देखते हैं अभी तक हमने जीओसी में क्या क्या किया है, और जीओसी जब हम अप्लाई करेंगे कि हमें कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमारे माइंड में जीओसी का जो एक्सट्रैक्शन है उसके कितने पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं, हम किस तरह से हम चेक करेंगे किसी भी क्वेश्चंस के आंसर हमें किस तरह से देने हैं। सपोज फर्स्ट हमने किया, फर्स्ट स्लाइड में हमने किया इंडक्टिव इफेक्ट किया। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट किया, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। जीओसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में जनरली आपसे पूछा क्या क्या जाता है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेते हैं पहले इनको। जीओसी में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी के, या तो आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयन दे दिए जाते हैं, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 आपको वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पक्का है, आता ही आता है, एसिडिटी एंड बेसिडिटी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एसिडिटी या बेसिडिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये आना ही आना है। ओके, थर्ड आपसे पूछा जा सकता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, कोई भी मॉलिक्यूल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा सकता है। ओके, अब हम तीनों को 1 by 1 लेते हैं। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से इन तीनों को अफेक्ट करता है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियो में भी हमने देखा, लेकिन फिर भी आप एक तरह से मेमोराइज कर लीजिए, इसको सम अप कर लीजिए। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ओके, उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल की एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी जिसके साथ जितने ज्यादा माइनस आई वाले ग्रुप अटैच्ड होंगे। अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं बेसिडिटी के साथ, इसको कोरिलेट कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट के साथ। वी कैन से प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ओके, ये कंसेप्ट हमारा डेवलप हो गया यहां पे। दूसरी बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, किसी स्पीसीज में, किसी स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्ज हो रहा होगा, जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्ज हो रहा होगा, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी अदर स्ट्रक्चर से। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से इसको समझ सकते हैं डिस्पर्जल ऑफ चार्ज को, कि हमें किसी भी चीज का स्टेबिलिटी अगर चेक करना है तो हमें चार्ज को मिनिमाइज करना है, चार्ज को कम करना है, पॉजिटिव चार्ज को भी कम करना है और नेगेटिव चार्ज को भी कम करना है। जिस स्ट्रक्चर में ये जितना ज्यादा रिड्यूस हो रहा होगा, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो हमें क्या करना है, चार्ज को डिस्पर्स करना है। हम आई कैन से कि हमें चार्ज को क्या करना है, एक तरह से डिक्रीज करना है। ओके, थर्ड हम लेते हैं रेजोनेंस को लेते हैं। रेजोनेंस किस तरह से इफेक्ट करेगा। ओके, रेजोनेंस, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। यानी किसी स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दी हैं बहुत सारी जिसमें सब में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा फॉर्म हो रही हैं, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अदर स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। मींस मोर द नंबर्स ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये 5 स्टार लगा करके आप अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। क्या? मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट, more reactive the substrate, more reactive the substrate। अगर कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड ऐसा है जो आगे जाके ज्यादा स्टेबल हो रहा है, आगे जाके उसकी स्टेबिलिटी हायर होने वाली, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हम केमिस्ट्री डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम अपनी लाइफ में क्यों पढ़ रहे हैं? इतने सारे पछड़े हमने क्यों पाल रखे हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, और हर कोई अगर जो जितना ज्यादा आगे जाके स्टेबल होने वाला होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, हम उतना ज्यादा काम करने वाले हैं, उतना ज्यादा हम उस वर्क के साथ हम उतने ही ज्यादा अटैच्ड हैं, उतना ही ज्यादा हम उसको सीरियसली करने वाले हैं। मीन्स मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट, मोर रिएक्टिव द सबस्ट्रेट। अगर कोई ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल आगे जाके स्टेबल हो रहा है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे हम एग्जांपल्स में, हम इनको कहां कहां पे यूज करने वाले हैं। ओके, उसके बाद नंबर 5, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन द, अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई आयन है, ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन रही है, मींस उसकी दोनों स्ट्रक्चर्स या दो से ज्यादा जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक जैसी हैं, सेम स्ट्रक्चर्स हैं, सेम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, सेम एटम्स पे सेम चार्ज आ रहा है, ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और अगर ऐसा कोई केस आता है तो उन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी इस पॉइंट से ज्यादा होगी। मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ज्यादा एप्लीकेबल रूल कौन सा होगा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वाला होगा। अभी हो सकता है कि आपके ये दिमाग में बैठ नहीं रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही हम आगे की स्टडी को, आगे का जो अपने जो पॉइंट्स हैं, आगे की जो भी अपने स्टडी करने वाले, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे करने वाले हैं। अगला पॉइंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेस EN एटम पे पॉजिटिव चार्ज और मोर EN पे नेगेटिव चार्ज। लेस EN पे पॉजिटिव चार्ज, मोर EN एटम पे नेगेटिव चार्ज या मोर स्टेबल। ओके, इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स आप मेमोराइज की, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हमें सारे क्वेश्चंस के में आंसर मिलने वाले हैं, तो अच्छी तरह से इनको देख लीजिए। उसके बाद एक दो चीजें और लेते हैं हम इसमें, फिर हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, उसके बाद कई बार एसिडिटी और बेसिडिटी के ऑर्डर में एसिडिटी और बेसिडिटी डायरेक्ट ना पूछ करके उनका Ka और Pka पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना Ka is directly proportional to acidity and pKa is inversely proportional to acidity। ऐसे ही Kb और बेसिडिटी अगर पूछा जा रहा है तो हम कह सकते हैं Kb is directly proportional to बेसिडिटी, इनवर्सली proportional to pKb। कई बार हम अपना रूल को ठीक से अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन जब ऑर्डर पूछा जाता है तो उस ऑर्डर को हम गलत कर बैठते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमें पीकेबी का ऑर्डर पूछा जा रहा है या हमें Ka का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka। जैसे आपका पीएच होता है ना पीएच, किसी की पीएच 1 है और किसी की पीएच 8 है, तो विच वन इज मोर एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक होगा? जिसकी पीएच कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, गॉट इट। उसके बाद हम देखते हैं कि इन एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सबका कम्युलेटिव इफेक्ट देख रहे हैं, और कम्युलेटिव इफेक्ट में आपको क्या देखना है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस की प्रायोरिटी हम किससे ज्यादा रखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा रखेंगे। रेजोनेंस की प्रायोरिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होती है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है? इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है
वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्यों होता है ऐसा, ये ऑर्डर क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये परमानेंट इफेक्ट है और ये आपको पता है ये टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सो रेजोनेंस का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो ग्रेटर है देन द हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर कन्वीनियंट देन इंडक्टिव इफेक्ट, डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारा किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जब एसिडिटी बेसिडिटी ऑर्डर निकाल रहे होंगे, स्टेबिलिटी निकाल रहे होंगे, तो इन चीजों को एक तरह से आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब लेते हैं हम एग्जांपल्स, इन सब को अप्लाई करते हैं कि कहां कहां पे क्या क्या हुआ। ओके, सपोज ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग के साथ बेंजाइल कार्बेटाइन है और इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच है। ये मान लेते हैं मेटा पोजीशन पे है। एक ग्रुप ऐसा है जो अटैच है आपका ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, और एक ऐसा ग्रुप है जो आपका पैरा पोजीशन पे अटैच है। ओके, इसको मैंने नेम दे दिया ए, इसको नेम दे दिया मैंने बी, इसको नेम दे दिया मैंने सी। अब हम तीनों में इनकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करते हैं। ओके, सब में कॉमन क्या है? ये सारा कार्बोकेटाइन है, सारे के सारे बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। ओके, जो भी इंपैक्ट होने वाला है, जो भी इसकी स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है, वो कौन सा ग्रुप है? NO2 ग्रुप है, और उसकी पोजीशन भी है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है। तो किस किस तरह से इंपैक्ट करेगा देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि NO2 ग्रुप का इंपैक्ट होता कौन सा है। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो NO2 ग्रुप का इंपैक्ट जो होता है, इफेक्ट जो होता है, वो -I इफेक्ट होता है। ओके, दूसरे अगर इफेक्ट की बात करें, NO2 रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें, तो इसका इफेक्ट कौन सा होता है? -R होता है। होता है कि नहीं होता? NO2 का -I है और NO2 ग्रुप का कौन सा ही है, कौन सा रेजोनेटिव इफेक्ट है? -R है। लेकिन एक चीज अब ध्यान रखना, ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसका +R या -R होता है और वो मेटा पोजीशन पे अटैच है, तो नोट कर लीजिए, इसको माइंड में बिठा लीजिए, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट वर्क नहीं करता है। क्योंकि जब मेटा पोजीशन पे ग्रुप होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप की ओर डीलोकलाइज्ड नहीं होते हैं। इसका अगर रीजन आपको चाहिए, आपको कि क्यों ऐसा होता है, वाई इज इट सो हैपन, तो आप कमेंट में डाल दीजिए। मैं आपको अलग से इसका स्लाइड या कुछ वीडियो लेसन या ऑडियो लेसन में आपको भेज देता हूं, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा ये अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखिए, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट वर्क नहीं करता है। अब देखिए, यहाँ पे मेटा पोजीशन में NO2 ग्रुप है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा? ओनली कौन सा इफेक्ट होगा? इसका -I इफेक्ट होगा। डन। इसकी बात करते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है तो -I तो आता ही है, -I के साथ साथ इसका कौन सा इफेक्ट होगा? -R भी होगा। डन। यहां पे -I तो वर्क करना ही करना है, दूसरा कौन सा काम करेगा? -R वर्क करेगा। ये हमने इसके इंपैक्ट पता कर लिए कि NO2 ग्रुप का किस तरह से इंपैक्ट होने वाला है कार्बोकेटाइन पे। अब हमें इसकी चेक करनी है स्टेबिलिटी। इन तीनों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अब हम अपने रूल को अप्लाई करते हैं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटाइन है। ओके, और कैटाइन है, कोई भी चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता था। कैटाइन की स्टेबिलिटी किस तरह से हम चेक कर सकते हैं? अपना रूल क्या कहता है? अपना रूल ये कहता है कि हमें चार्ज को क्या करना है? कम करना है। चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है। लेकिन अगर इस ग्रुप का इंपैक्ट देखें तो ये NO2 ग्रुप है, ये चार्ज को इंक्रीज करवाने वाले, पॉजिटिव चार्ज को तो इंक्रीज ही करवाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को। पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन एटम पे लेस है, हम और ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इस इफेक्ट की वजह से। तो अब हमें इस केस में क्या चेक करना है कि किस में पॉजिटिव चार्ज कम इंक्रीज हो रहा है। ओके, चेक करते हैं। ये कंफर्म हो गया कि इसका ओनली -I इफेक्ट है। ओनली -I की वजह से चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, कम इंक्रीज हो रहा है।
यहां पे दोनों केस में क्या है, -I और -R है। इनमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन हमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए चार्ज को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है, तो कम इंक्रीज किस में हो रहा है, स्ट्रक्चर ए में। तो स्ट्रक्चर ए आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी यहां पे। डन। अब देखते हैं इन दोनों रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर डिस्टेंस का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। मींस दोनों स्ट्रक्चर में रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो क्या है, सेम है, इक्वल हो गया। यानी अब जो भी प्रॉपर्टी हम डिसाइड करेंगे, जो भी इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, वो -I इफेक्ट से डिसाइड करेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट या I इफेक्ट आपको अच्छी तरह से पता है, I इफेक्ट रिड्यूसेस विद डिस्टेंस। यानी अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो I क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। तो यहां पे -I का जो मैग्नीट्यूड है वो किस केस में लेस है, ध्यान से देखिए। ये डिस्टेंस यहां पे है, डिस्टेंस ज्यादा तो -I कम, डिस्टेंस कम तो -I ज्यादा। यहां पे इलेक्ट्रॉन की पुलिंग ग्रेटर होगी इसके कंपैरिजन में। ओके, तो चार्ज किस में कम इंक्रीज हुआ, इसमें हुआ, डिस्टेंस ज्यादा है। उसके बाद जो ऑर्डर आएगा अपना किसका आएगा, C, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हुई, B की हुई। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटायन व्हेन NO2 group attached with benzene ring. Let us take some more examples. उसके बाद हम लेते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उसको हम करके देखने की कोशिश करते हैं। देखिए